नमस्कार, कोर्ट्स दिस वीक में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़े इस हफ्ते की बड़ी और छोटी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। केरल की सत्ताधारी पार्टी सीपीएम के सदस्यों और पूर्व विधायक पर साल 2015 में विधानसभा के अंदर हंगामे के वक्त फर्नीचर को नुकसान पहुंचाने के मामले पर अब केस चलेगा। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में राज्य की मौजूदा शिक्षा और श्रम मंत्री के खिलाफ केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर राजनेताओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विधायकों को मिले विशेषाधिकार आपराधिक कानूनों से बचने का रास्ता नहीं है और इस तरह के विशेषाधिकारों का दावा करने वाले विधायकों ने उन मतदाताओं के साथ विश्वासघात किया है जिन्होंने उन्हें विधायक बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल में सत्तारूढ़ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 2015 में केरल विधानसभा में हुड़दंग के लिए अपने नेताओं के खिलाफ मुकदमे को वापस लेने की अनुमति मांगी गई थी। इस प्रकरण के समय माकपा विपक्ष में थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने फैसला सुनाया है कि आरोपी विधायकों का कृत्य संवैधानिक सीमाओं को पार कर गया है। पीठ ने कहा कि संविधान द्वारा कानून निर्माताओं को सदन के पटल पर मिली छूट को आपराधिक अभियोजन तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदन में संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। इन परिस्थितियों में मामले को वापस लाने की अनुमति देना न्याय के सामान्य प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सांसदों और विधायकों को दी गई प्रतिरक्षा उन्हें बिना किसी डर या पक्षपात के अपने कार्यों का निर्वहन करने में मदद करने के लिए है, लेकिन ये स्थिति उन्हें अन्य नागरिकों की तुलना में उच्च स्तर पर खड़ा नहीं करता है। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को ये कहते हुए बरकरार रखा है कि उच्च न्यायालय ने सही ढंग से कहा है कि साक्ष्य आदि की गृहीता को निचली अदालत द्वारा देखा जाएगा। अदालत ने निष्कर्ष निकाला, हम मानते हैं कि केरल सरकार द्वारा अपील में कोई योग्यता नहीं है। राज्य सरकार ने केरल हाई कोर्ट के 12 मार्च 2021 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। पहले तिरुवनंतपुरम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और बाद में हाई कोर्ट से मौजूदा मंत्रियों समेत आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन वहां से राहत नहीं मिल पाई थी। केरल उच्च न्यायालय के 12 मार्च 2021 के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की बेंच ने फैसला सुनाया, जिसने तिरुवनंतपुरम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा खारिज किए जाने के आदेश के खिलाफ राज्य की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें मौजूदा मंत्रियों सहित आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की अनुमति मांगी गई थी। राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि विधानसभा के सत्र के दौरान हुई एक घटना के लिए सदन के अध्यक्ष की मंजूरी के बिना मामला दर्ज किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दवाओं के अवैध भंडारण के मामले में सांसद गौतम गंभीर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी संस्था के खिलाफ हाई कोर्ट के आदेश पर चल रही कार्रवाई को रोकने से मना कर दिया है। जजों ने कहा है कि जब लोग दवाओं के लिए परेशान थे तब मदद के नाम पर ऐसा करना गलत था। कोर्ट ने यह भी कहा कि गौतम गंभीर फाउंडेशन खुद को मामले में पक्ष बनाने के लिए हाई कोर्ट में आवेदन दे और वहीं अपनी बात रखे। सुप्रीम कोर्ट ने गौतम गंभीर फाउंडेशन द्वारा दायर उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है जिसमें भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर और दिल्ली से वर्तमान भाजपा सांसद गौतम गंभीर की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट द्वारा कोविड-19 दवाओं की कथित जमाखोरी की जांच के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर किया गया था। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने एक व्यक्ति द्वारा आवश्यक कोविड-19 दवाओं के वितरण को अस्वीकार करते हुए मौखिक टिप्पणियां की और कहा कि जब
जरूरी दवाओं की कमी थी, लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे, मुंहमांगी कीमत चुका रहे थे। तभी एक संस्था आती है और कहती है कि वो दवा बांटेगी। वो संस्था एक हॉस्पिटल से सांठगांठ करके दवा जमा करना शुरू कर देती है, जबकि उसके पास दवा रखने और बांटने का कोई लाइसेंस नहीं। इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। गौतम गंभीर फाउंडेशन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाश वासुदेव ने ये दलील दी थी कि याचिकाकर्ता लोगों की सेवा कर रही हैं, उसने पीठ ने उसे स्वीकार नहीं किया। याचिकाकर्ता ने जजों से निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने की प्रार्थना की, लेकिन जजों ने इससे भी मना कर दिया। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता खुद को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में शामिल करे और वहां अपनी दलीलें रखें। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मददगार के रूप में दिखाने के लिए हालात का फायदा उठाने की लोगों की प्रवृत्ति की कड़ी निंदा होनी चाहिए। मामले में राहत मांगने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे गंभीर और उनकी संस्था को निराशा हाथ लगी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह के बेंच ने कहा कि इसमें ज्यादा से ज्यादा विचारणीय बात यही है कि याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में पक्ष रखने का मौका नहीं मिला। इसके लिए उन्हें हाईकोर्ट में आवेदन देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देने की जरूरत नहीं समझता। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जमाखोरी और अवैध रूप से कोविड-19 दवाओं के वितरण मामले में ड्रग कंट्रोलर को जांच की इजाजत दी थी। गौतम गंभीर फाउंडेशन इसके ट्रस्टी और सीईओ के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 27B2 के साथ धारा 18C का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए 8 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई गई थी। ड्रग कंट्रोलर विभाग ने अपने आदेश में कानून के उल्लंघन को लेकर 14 से 23 जुलाई तक फाउंडेशन को दवा बेचने वाले डीलर्स के लाइसेंस भी रद्द कर दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करते हैं। कोविड काल में अनाथ बच्चों के मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने टिप्पणी की है कि पीएम केयर्स फंड कल्याण योजना में उन सभी बच्चों को शामिल किया जाए जो कोविड महामारी के दौरान अनाथ हुए, न कि सिर्फ वो जो कोविड के कारण अनाथ हुए। कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि योजना सरकारी फाइलों में ही दबकर न रह जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक मौखिक टिप्पणी की। प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति राहत कोष यानी कि पीएम केयर्स फंड के तहत घोषित कल्याण योजना में उन सभी बच्चों को शामिल किया जाना चाहिए जो कोविड-19 के दौरान अनाथ हो गए थे, न कि सिर्फ उन्हें जो कोविड के कारण अनाथ हुए। केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत को सूचित किया कि पीएम केयर्स योजना में उन बच्चों को शामिल किया गया है जिन्होंने माता पिता या अकेले जीवित माता पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता पिता दोनों को खो दिया। हालांकि जस्टिस एल नागेश्वर राव और साथ ही जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने कहा कि योजना जो अनाथों को 23 साल की उम्र तक 10 लाख रुपए के कोष पर विचार करती है, उन सभी बच्चों को कवर करना चाहिए जो कोविड अवधि के दौरान अनाथ हो गए। पीठ ने ये भी बात स्वतः संज्ञान मामले में सुनवाई के दौरान कही जो कार्यवाही में उन बच्चों से निपट रही है जो मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद अनाथ हो गए थे। केंद्र सरकार के वकील संबंधित अधिकारियों से निर्देश लेकर इस बिंदु पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने पर सहमत हुए। पीठ ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया कि घोषित योजनाएं वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे और न केवल कागजों पर रहे। जस्टिस राव ने कहा कि हमने कागजों पर बहुत सारी योजनाएं देखी, हमें इन योजनाओं को हकीकत बनते देखना है और इन अनाथों तक पहुंचना है। पीठ बाल संरक्षण गृहों में कोविड-19 वायरस के संक्रमण पर स्वतः संज्ञान मामले पर विचार कर रही थी। किशोर गृहों, बाल देखभाल केंद्रों आदि में फैले कोविड-19 के मुद्दे को संबोधित करने के लिए मार्च 2020 में स्वतः संज्ञान मामला शुरू किया गया था। इस साल दूसरी लहर के दौरान न्यायालय ने उन बच्चों के मुद्दे पर ध्यान दिया जो कोविड-19 महामारी अवधि के दौरान अनाथ हो गए थे। 28 मई को न्यायालय ने केंद्र और राज्यों को निर्देश दिया था कि वे उन बच्चों की पहचान करें जो मार्च 2020 के बाद अनाथ हो गए हैं, चाहे वो महामारी के कारण हो या अन्यथा, और उनकी जानकारी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बाल स्वराज पोर्टल पर अपलोड करें। पीठ ने ऐसे अनाथों को अवैध रूप से गोद लेने पर नियंत्रण करने के निर्देश भी दिए। पीठ ने अनाथों के लिए पीएम केयर्स फंड के तहत घोषित लाभों के बारे में भी केंद्र से विवरण मांगा था। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस और एक्टिंग चीफ
जस्टिस की प्रशासनिक भूमिका तय करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है। हाईकोर्ट प्रशासन ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से एक विस्तृत गाइडलाइन बनाने की गुहार लगाई है। इस मुद्दे को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में काफी हलचल है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस कोर्ट का बहिष्कार कर रखा है। पिछले दिनों न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य ने 19 जुलाई को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल द्वारा न्यायमूर्ति भट्टाचार्य से एक मामले को हटाने और इसे एक खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए चुनौती के तहत आदेश पारित किया था। न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने अपने आदेश में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिए गए प्रशासनिक फैसले को दुस्साहस या गुस्ताखी करार दिया था। न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश रोस्टर के मास्टर हैं, लेकिन वे सर्वोपरि मास्टर नहीं हैं और शक्ति का प्रयोग उनकी सनक और कल्पनाओं पर नहीं किया जा सकता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने स्वयं के न्यायिक आदेश को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है। एक ऐसा कदम जो प्रशासनिक मुद्दों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बीच बड़ी असहमति का संकेत दे सकता है। याचिका ने कई बुनियादी सवाल उठाए। सवाल है कि क्या किसी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस या एक्टिंग चीफ जस्टिस अपनी प्रशासकीय वरिष्ठता के अधिकारों से अपीलीय यानी कि न्यायिक अधिकारों का अति कर सकते हैं? क्या किसी पीठ से सुने जा रहे मुकदमों को बिना किसी ठोस कारण के रातों रात दूसरी पीठ के पास सुनवाई के लिए भेज सकते हैं? इन सवालों के जवाब तलाशने को सुप्रीम कोर्ट के पास एक याचिका आई है। ये याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट प्रशासन ने दाखिल की। इस मुद्दे को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में काफी हलचल है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस कोर्ट का बहिष्कार कर रखा है। जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य के एक आदेश को चुनौती देने वाली इस याचिका में कहा गया है कि कोर्ट के सभी जजों का दर्जा बराबर होता है, लेकिन चीफ जस्टिस उनमें पहले होते हैं। सामान्यतः चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर होता है और प्रशासनिक मामलों में प्रमुख भूमिका में होता है, लेकिन अपीलीय मामलों में उनकी भूमिका वही रहती है जो अन्य साथी जजों की है। चीफ जस्टिस प्रशासनिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए किसी पीठ के न्यायिक निर्णय को नहीं बदल सकते या फिर रातों रात दूसरी बेंच के पास नहीं भेज सकते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस और एक्टिंग चीफ जस्टिस की प्रशासनिक भूमिका तय करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की। हाईकोर्ट प्रशासन ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से एक विस्तृत गाइडलाइन बनाने की मोहर लगाई। कलकत्ता हाईकोर्ट में एक पीठ में एक मामले की चल रही ऑनलाइन सुनवाई को अगली सुनवाई से पहले ही दूसरे खंडपीठ में ट्रांसफर कर दिया गया। उधर इस मुद्दे पर कलकत्ता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चीफ जस्टिस की कोर्ट का बहिष्कार जारी है। बार की मांग है कि मामले का ट्रांसफर चीफ जस्टिस एक्टिंग चीफ जस्टिस के अधिकारों का अतिक्रमण है। जब तक ये मुकदमा फिर से जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य के इजलास में वापस नहीं भेजा जाता, उनका विरोध कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अदालत का बहिष्कार जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड के धनबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार से एक हफ्ते के भीतर ही रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले को खुद ही उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हाईकोर्ट में चल रही इस मामले की सुनवाई में दखल का इरादा नहीं रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड के न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद की बुधवार यानी कि 28 जुलाई को धनबाद में दिन दहाड़े एक वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक झारखंड को एक सप्ताह में जांच की स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। बेंच ने कहा है कि देश भर में न्यायिक अधिकारियों पर हमले की कई घटनाएं हुई। हम उनकी सुरक्षा के व्यापक विषय पर सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हाल ही में अदालत परिसर के अंदर और बाहर न्यायिक अधिकारियों और वकीलों पर हमले के कई मामले सामने आए। ऐसे में न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के मुद्दे पर विचार करने की जरूरत है। पीठ ने ये भी स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। स्वतः संज्ञान मामले को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की मृत्यु धनबाद नाम दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने गुरुवार को झारखंड के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया
और सीबीआई जांच की मांग की थी और अदालत से स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया था। सीजीआई ने तब कहा था कि चूंकि झारखंड उच्च न्यायालय ने पहले ही घटना का संज्ञान ले लिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। गुरुवार को धनबाद में मॉर्निंग वॉक के दौरान जज उत्तम आनंद को ऑटो ने कुचल दिया था। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उनकी मौत हो गई। जिस तरह घटना को अंजाम दिया गया उसे साजिश बताया जा रहा है। जज आनंद झरिया विधायक संजीव सिंह की करीबी रंजन सिंह की हत्या के मामले सहित कुछ हाई प्रोफाइल मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक अपराधी गैंगस्टर अमन सिंह के एक गिरोह के 2 सदस्यों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज वायरल होने पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट में डीजीपी ने कहा कि जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि अगर जांच सही नहीं हुई तो केस सीबीआई के पास ट्रांसफर किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। पेगासस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो काम के हिसाब से अगले हफ्ते केस को लिस्ट कर सकता है। याचिका में कई मसलों को उठाया गया है, मसलन क्या पत्रकार, डॉक्टर्स, वकील, विपक्षी पार्टी के नेता, मंत्री, संवैधानिक पदाधिकारियों और नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं पर पेगासस स्पाईवेयर का उपयोग करके उनके फोन को अवैध रूप से हैक करने और इसके लक्षित निगरानी की गई है। और इस तरह के हैक से क्या एजेंसियों और संगठनों द्वारा भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति की अभिव्यक्ति को दबाने के प्रयास है। पेगासस जासूसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई होगी। शुक्रवार को चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच के सामने इस मामले को उठाया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो अगले हफ्ते इस मामले को सुनेंगे। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को जस्टिस रमन्ना के सामने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार एन राम द्वारा दाखिल याचिका का जिक्र किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में अपील की गई है कि पेगासस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। इस जांच की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट का कोई मौजूदा या रिटायर्ड जज करे। आरोप है कि सरकारी एजेंसीज ने पेगासस स्पाईवेयर की मदद से पत्रकारों, जजेस और अन्य लोगों की जासूसी की। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा इस मामले का खुलासा किया गया था। इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस की मदद से भारत समेत दुनिया के कई देशों के पत्रकारों, नेताओं और अन्य हस्तियों को निशाना बनाया गया था। इस दौरान फोन हैकिंग की भी बात सामने आई थी। राम और कुमार के अलावा राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास और अधिवक्ता एमएल शर्मा ने भी घोटाले की जांच के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। राम और कुमार ने अपनी याचिका में भारत सरकार को यह खुलासा करने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की कि क्या भारत सरकार या उसकी किसी एजेंसी ने पेगासस स्पाईवेयर के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है या कथित रूप से निगरानी करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका इस्तेमाल किया है। याचिका में कहा गया है, सैन्य ग्रेड स्पाईवेयर का उपयोग करके बड़े पैमाने पर निगरानी कई मौलिक अधिकारों को कम करती है। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि सरकार ने उनकी प्रतिक्रिया में निगरानी करने के लिए पेगासस लाइसेंस प्राप्त करने से स्पष्ट रूप से इनकार नहीं किया और इन अत्यंत गंभीर आरोपों की एक विश्वसनीय और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। याचिका में कहा गया है कि निगरानी निजता के अधिकार का अस्वीकार्य उल्लंघन है, जिसे केएस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकार माना गया है। याचिका में कहा गया है कि निजता का अधिकार किसी के मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के उपयोग या नियंत्रण तक फैला हुआ है और हैकिंग, टैपिंग के माध्यम से कोई भी अवरोधन अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने लंबे वक्त तक जेल में बंद कैदियों को रिहा करने पर टिप्पणी की है। कोर्ट ने इन अपीलों की इस आधार पर सुनवाई की थी कि दोषियों ने 7 साल या उससे ज्यादा समय जेल में बिताया है और उनकी सजा के खिलाफ अपीलों पर सुनवाई हाईकोर्ट में अभी तक सूचीबद्ध नहीं की गई है। पीठ ने कहा कि इस बारे में कुछ वक्त के लिए सोचा जा सकता है। जस्टिस गुप्ता ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की एक व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि अगर 5 साल तक हाईकोर्ट में दोषियों की सजा के खिलाफ अपील हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए नहीं आती तो आमतौर पर ऐसे मामलों में जमानत दी जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो जेल में बिताए गए समय के आधार पर राहत की मांग करने वाली जमानत याचिकाओं पर फैसला करने में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सहायता के लिए व्यापक मानदंड या दिशा निर्देश निर्धारित करेगा। सौदन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य केस में सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबे समय से अपीलें लंबित हैं और उच्च न्यायालय की अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ व्यापक मानदंड तय करने होंगे। शीर्ष अदालत ने कहा, इलाहाबाद और लखनऊ उच्च न्यायालय में लंबे समय से अपीलें लंबित हैं। इस प्रकार अवधि जैसे पहलू, अपराध की जघन्यता, अभियुक्त की आयु, मुकदमे में ली गई अवधि और क्या अपीलकर्ता अपीलों पर लगन से मुकदमा चला रहे हैं, ऐसे कारक हो सकते हैं जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अदालत याचिकाकर्ताओं द्वारा जेल में पहले से ही बिताई गई समय अवधि का हवाला देते हुए जमानत की मांग करने वाली 18 याचिकाओं के एक बेंच पर सुनवाई कर रही थी। उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त महाअधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने प्रस्तुत किया कि वो एक नोट प्रस्तुत करेंगे जिसमें दिशा निर्देशों का सुझाव दिया जा सकता है ताकि उच्च न्यायालय स्वयं प्रत्येक मामले के लिए इन पहलुओं से निपट सके। शीर्ष अदालत के आदेश में कहा गया है कि उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे सामने 18 मामलों में सुझाव भी दिए जा सकते हैं और हम जांच करेंगे कि क्या उन मामलों को उच्च न्यायालय में विचार के लिए भेजा जाना चाहिए या कुछ स्पष्ट मामले हैं जिन्हें बहुत ही तहलीज पर निपटाया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय एएजी प्रसाद को स्थायी वकील अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार और एएजी के बीच बातचीत सुनिश्चित करके दिशा निर्देश तैयार करने में सहायता करेगा। शीर्ष अदालत के समक्ष 18 में से एक याचिका में एक आरोपी ने करीब 18 साल जेल की सजा काटने के आधार पर जमानत मांगी थी, जिसमें से 8 साल बिना छूट के थे और 10 साल ट्रायल कोर्ट के आदेश के अनुसार छूट के साथ थे। इलाहाबाद कोर्ट ने 2013 में जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी, जबकि अन्य सह आरोपी पहले से ही जमानत पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वो उम्र कैद के सजायाफ्ता 2 कैदियों की अपीलों पर 4 माह में फैसला सुनाए। कोर्ट ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि ये अनुचित रूप से लंबे समय तक कैद रखने का मामला है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ कोर्ट्स दिस वीक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।